जय श्री स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय लेक्चर स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। Dear students, as we everyone know, our country is facing many social and economic problems like unemployment, poverty, casteism, communalism, price rise, terrorism, and many others. Student, we are facing these problems. Today, I am going to discuss about our economic problems, price rise. What is the price rise? So first I am going to discuss you about the what is price rise. So continuous and constant rise in price in different fields of economy at high rate is called price rise. वस्तुओं की निरंतर भाव में वृद्धि होना, उसे हम प्राइस राइज कहते हैं। तो वापस से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे तैयार हो रहा है। कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट, लगातार राइज इन प्राइस, कीमत के अंदर वृद्धि होना, इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में इकोनॉमी एट हाई रेट, हाई रेट के ऊपर बढ़ना प्राइस राइज कहलाता है। तो वापस से ध्यान देना, प्राइस राइज का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी एट हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज। देखो, ये प्राइस राइज बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ना, एक ग्रेट चैलेंज फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ये हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को और एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। बट हमारे यहाँ क्वेश्चन उल्टे से यहाँ शुरुआत हो रही है कि प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी, प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ प्रतिशत तक यदि प्राइस राइज होती है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो तो ये हमारे लिए नुकसानदायी होती है। वैसे यहाँ 3% यदि है ना, एक स्टेबल प्राइस राइज होती है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होती है। अब ये कैसे करें? क्योंकि देखो, जब किसी ऑनर को बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली उसके वर्कर्स को भी बेनिफिट होगा। इवन अ प्रोड्यूसर कैन प्रोवाइड बोनस, उसकी सैलरी को बढ़ाएगा। और व्हेन इंक्रीज द सैलरी तो डेफिनेटली दैट इज हर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा और उससे नई नई यूनिट्स लगेगी। तो अब इसका जो आंसर है, देखिए, जनरली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर से ध्यान रखना। प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज
प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन फॉर इकोनॉमी, कि जो एक प्राइस, स्टेबल प्राइस है ना, प्राइस राइज तो होनी चाहिए लेकिन स्टेबल, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो हमारे कंट्री के लिए प्री रिक्वेस्टिक इकोनॉमी डेवलपमेंट की प्री रिक्वेस्टिक पोजीशन है। प्राइस राइज इज प्री रिक्वेस्टिक फॉर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर रहती है। अब इसको कैसे रहती है, देखो, जनरली इंक्रीज इन प्राइस राइज इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर प्राइस राइज होगा तो इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर, तो ये प्रॉफिट जाएगा ऑर्गेनाइजर को एंड प्रोड्यूसर को, बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट। अब देखो यार, अनडिसाइडेड प्रॉफिट का मतलब अचानक से जो प्रॉफिट होगा उसे, है ना, उसने सोच भी नहीं रखा, और प्रॉफिट अगर उससे होता है तो दे गेट अपॉर्चुनिटीज, उन्हें अवसर मिलेगा टू सेट अप न्यू प्रोडक्शन, तो उन्हें नई यूनिट ओपन करने का एक मौका मिलेगा, या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, या तो वे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स लगाएंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, एंड प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज, और उससे हमारा जो प्रॉफिट का भाग ऑर्गेनाइजर्स के लिए बढ़ जाएगा। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस राइज से कम होगा, सो द प्रोड्यूसर गेट इनकरेजमेंट, इसलिए प्रोड्यूसर को इनकरेजमेंट मिलेगा फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। देखो, यहाँ प्रोड्यूसर को जैसे ही बेनिफिट होगा तो वो या तो प्रोडक्शन बढ़ाए या वो नई यूनिट तैयार करेगा। जब नई यूनिट तैयार होगी तो आप स्वयं समझ लें कि कई लोगों को रोजगारी मिलेगी। जैसे हमने पहले में पढ़ा था, देखिए तीन क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को, एक इंडस्ट्री अगर डेवलप्ड होती है तो देखिए तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और सर्विस, तीनों सेक्टर वाले लोगों को बेनिफिट होता है। प्राइमरी सेक्टर से ये लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, यूनिट लगाएंगे तो नए रोजगारी के अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की इनकम भी बढ़ेगी, साथ साथ लोगों, तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, एक इनकरेजमेंट मिलेगा, एक मौका मिलेगा जो भी वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए। शर्त है कि इसका मात्र उपयोग प्रोड्यूसर ही न करे, बाकी लोगों में भी बटने दें। अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एक स्टेबल प्राइस राइज होती है, तो हमारी कंट्री के आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसका परिणाम क्या है, एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर भी बढ़ेंगे, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अब इससे क्या होगा, इनकम में वृद्धि होगी, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजिंग एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अब जब उनके पास बेनिफिट होगा तो वो भी उनके वेजेस के अंदर वृद्धि करेंगे, मतलब उनके तनख्वाह, उनका जो सैलरी है वो आगे बढ़ेगी, हो सकता है वो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह भी प्रोवाइड करें। दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अब जैसे ही देखो हर वर्कर की इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग कैपेसिटी, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सो मेनी स्पेंट ऑन द यूजेस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज रिजल्टिंग इनटू राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड। अब जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, देखो हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी हमने डिस्कस की थी, हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो,
लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कब होगा? जब फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग, फैसिलिटीज के लिए क्या चाहिए? तो कॉमोडिटीज। जब कॉमोडिटीज आपके पास परचेजिंग पावर है तो डेफिनेटली आप वस्तु को खरीदेंगे, वस्तु की मांगे बढ़ाएंगे, तो सप्लाई, तो जो सप्लायर है और प्रोड्यूसर है उनको इंकरेजमेंट मिलेगा, और इंकरेजमेंट मिलने से देखो नई यूनिट्स प्रोड्यूस होगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इसलिए सो मेनी स्पेंड ऑन द यूजेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज इनटू राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड। आपको बताया अभी हमने, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और देखो जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है वही तो सबसे बड़ी बात है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या बताया था कि सभी जो आम देश के नागरिक हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठना। इसका मतलब हर घर के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड होना, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या, सो इट कैन बी सेड, इसीलिए कहा जाता है दैट स्टेबल प्राइस राइज इज द प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन को तैयार करना है। अब नाउ नेक्स्ट में दूसरा पॉइंट आता है इन्फ्लेशन सिचुएशन। इन्फ्लेशन सिचुएशन किससे कहा जाता है? तो जिसको हम महंगाई शब्द देते हैं कि व्हेन देयर इज ए नोटिसेबल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जब व्हेन देयर इज नोटिसेबल इंक्रीज, एक बहुत बड़ी मात्रा में मतलब संख्या में बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, कमोडिटीज और सर्विस इनवेरिएबली कंटिन्यूस एट हाई रेट, बड़े ऊंचे रेट के ऊपर, then the production of intenous commodities and service do not increase but supply of money increase speedily। कई बार कैसी स्थिति बन जाती है कि देखो हमने यहाँ जहाँ तक ये बात कही, तो इन्फ्लेटरी सिचुएशंस किसे कहा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों के पास इनकम तो बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्राइस राइज होना है ना, इंक्रीज, जिस गति से मतलब इनकम हो रही है उस गति से मतलब सप्लाई नहीं होती है, और जिसकी वजह से प्राइस राइज होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटरी सिचुएशन। दस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड। इससे देखो जब इनकम ज़्यादा होगी सप्लाई कम हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अमाउंट दे करके कम वस्तु खरीदेगा। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज्ड ऑन कंपेरेटिवली लेस कमोडिटीज। कम वस्तु ज़्यादा पैसा उन्हें खर्च करना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेटरी सिचुएशन। ऐसे प्राइस राइज की कंडीशन को हम इन्फ्लेटरी कंडीशंस या सिचुएशन बोलते हैं। तो वापस से आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्फ्लेशन का मतलब जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता है उसे भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति शब्द दिया जाता है कि ऐसे समय में क्या है कि बहुत सारी महंगाई, मतलब आपको एक कमोडिटीज खरीदने कम ज़्यादा पैसे दे करके आपको कमोडिटीज खरीदनी होती है। प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेटरी, लेकिन हर समय प्राइस राइज इन्फ्लेटरी ऐसा नहीं है। Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price basic service used to common people increase, while the price in other sectors show stable or decreasing behavior। लेकिन हर समय इन्फ्लेटरी कंडीशन नहीं रहती, क्योंकि कुछ वस्तुओं के अंदर भाव बढ़ते हैं लेकिन कुछ वस्तुओं के अंदर एक स्टेबल प्राइस रहती है। स्टेबल प्राइस का मतलब ये होता है कि स्टेबल है ना, दूसरी वस्तुओं के अंदर स्टेबल होती है, तो मतलब हर एक वस्तु में ऐसा ना होता है, तब ऐसी कंडीशन को हम इन्फ्लेटरी नहीं कह सकते। अब ना नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ प्राइस राइज। रीजन ऑफ प्राइस राइज के अंदर यहाँ देखेंगे तो आपको देयर आर 8 पॉइंट्स हैं। पहले इन पॉइंट्स को याद करें, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, population growth, increase in export, high price rise of raw material, uses of non-registered currency,
प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, नेचुरल फैक्टर्स, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। देखो मेनली 2 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल। आज आप एक सिचुएशंस को देखेंगे, प्राइस राइज के जो पीछे रीजन्स है उस रीजन के बारे में समझने का प्रयत्न करें। ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंशियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई कमोडिटीज एंड सर्विस इन इकोनॉमी, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कंपेयर टू द सप्लाई, कंटिन्यूस प्राइस राइज इज सीन। तो डियर स्टूडेंट, एक बार इसको समझने का प्रयत्न करें। हियर द कंडीशन, यहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, बराबर से ध्यान देना, पूरे चैप्टर्स के अंदर आपके लिए उपयोगी है। सो फर्स्टली ट्राई टू देखिए, व्हेन डिमांड का मतलब होता है मांग, मोर ज़्यादा होती है और सप्लाई लेस होती है। इन दिस कंडीशन देयर इज प्राइस राइज। इन दिस कंडीशन प्राइस राइज कब होगा? वापस से ध्यान रखना, जब डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई लेस होगी। अब आपको जैसा अभी हमने पहले की सिचुएशंस के अंदर बताया कि डिमांड, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, उसी अनुपात में, उसी रेशो के अंदर यदि सप्लाई है तो बेटर है, अदरवाइज मनी इंक्रीज होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर ऐसी कंडीशन में प्राइस राइज होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है ना, सप्लाई मोर और इनकम लेस है या डिमांड लेस है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर प्राइस राइज कम होती है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि वस्तु को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितनी आई, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं मतलब हर परिस्थिति में एक जैसी बात रहे। तो यहाँ ऐसी जब परिस्थिति होगी तो प्राइस राइज कम होती है, सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो। कंपटीशन की बात जरूरी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो मेनली 2 फैक्टर्स वर्क करते हैं प्राइस राइज, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इन इकोनॉमी। यदि सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, और ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड, अब कई बार क्या होता है टोटल डिमांड बढ़ जाती है, और चारों ओर से, जैसे कोई फेस्टिवल टाइम आया तो डिमांड चारों ओर से बढ़ जाती है, हर व्यक्ति खरीदता है। तो ऐसे परिस्थिति में सप्लाई अगर है तो बेटर है, नहीं तो कई बार तो जो प्रोड्यूसर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इसका एडवांटेज लेते हैं। शादी मैरिज सीजन्स है, कोई फेस्टिवल्स है, ये सब चीज़ें इसमें लिए वर्क। तो यहाँ आप बराबर ध्यान रखें। और बेटर इकोनॉमी के लिए क्या होती है, जितनी डिमांड और सप्लाई का इक्वल रेशो रखने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। ये जब इक्वल रेशो होगा तो इतनी प्राइस राइज नहीं होगी। अब सबसे फर्स्ट हम या पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। पहला पॉइंट जो है हमारा रीजन ऑफ प्राइस राइज। वापस से ध्यान रखना कौन कौन से पॉइंट्स हैं। रीजन ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज के कारण, है ना, मूल्य में वृद्धि क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। Second, population growth, increase in export, high price rise of raw material, uses of non-registered currency, price rise by government,
नेचुरल फैक्टर्स, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई का मतलब होता है मनी की सप्लाई। अगर मार्केट के अंदर मनी बढ़ जाए, है ना, मनी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो देखो ऑटोमेटिकली डिमांड होती है। मैं आपसे बात बताना चाहूँगा कि मनी क्या है। जैसे ही हमारे पॉकेट में मनी आई, इसका मतलब हमारे में उछल कूद शुरू करवा देता है, उछल कूद शुरू हो जाती है ना। मनी इज नेचर, मनी का ये नेचर है, लक्ष्मी चंचल है ऐसा कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ आपको विवश कर देगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं। यहाँ एक है ना, कई लोग अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, कई लोग हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग हैं तो डिपॉजिट करते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, लेकिन फिर भी मोस्टली मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। घर में कोई आवश्यक वस्तु है उसे लाएंगे, तो मनी का सप्लाई बढ़ना क्या होता है, इंक्रीज डिमांड, है ना। सिद्धांत यही का हमारा है। देखो डिमांड बढ़ेगी किसकी, मनी की सप्लाई। मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज डिमांड, है ना। मैंने आप सभी का पता है ना कि जैसे ही मनी जेब में आएगी तो आप सोचोगे मैं ये खरीद लूँ, मैं ये खरीद लूँ, मैं प्लॉट खरीद लूँ, मैं कूलर, जो भी घर की आवश्यकता है उसको पहले देखेंगे आप। एक बाइक कम पड़ रही है घर में, वो खरीद लें, ये खरीद लें, कमाना ही है उसके लिए। तो मनी की सप्लाई बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि एवरी पर्सन वांट, है ना, कि उसके मनी का उपयोग हो। 20-10-20% लोग हो सकते हैं जो अलग वे से इसका यूज करें कोई। तो जब मनी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, व्हेन देयर इज ए लेस सप्लाई और डिमांड जब इंक्रीज होगी तो देखो मोर डिमांड लेस सप्लाई, रीजन इज प्राइस राइज, रीजन इज प्राइस राइज। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीज इन 3 वे। 3 तरीके से मनी की सप्लाई बढ़ती है। बाय फिलिंग डिफिक्ट रिप्लेसमेंट बाय जनरेटिंग न्यू मनी। गवर्नमेंट अपने घाटे के चक्कर में कई बार नोटों की वृद्धि कर देती है। इंक्रीज जनरेटिंग न्यू मनी, नई मनी, नई करेंसी, ज़्यादा नोटें। दूसरा, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन मार्केट। कई बार क्या होता है, मार्केट के अंदर मनी का ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था कि मनी का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब मनी, मार्केट में मनी का बढ़ना मतलब क्या है, डिमांड का बढ़ना, है ना। तो मनी की सप्लाई जब मार्केट में होगी, मार्केट में कब जब आएंगे हम लोग, हम मनी में मार्केट में ऐसे रख के थोड़ी आ जाएंगे, दान करके नहीं आएंगे। हम क्या करके आते हैं कि मनी से कोई वस्तु खरीद कर हम लाते हैं। अब वस्तु की सप्लाई कम होती है तो यह इंक्रीज होगा, ये कारण है। फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन मार्केट टू इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बढ़ जाना, है ना। तो उसकी वजह से मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। कई बार बैंक क्या करती है, आसानी से लोन प्रोवाइड करती है कम इंटरेस्ट रेट पर, तब भी लोग लोन लेकर के इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं। कई बार लोन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग बैंकों में डिपॉजिट करने के बजाय
मार्केट से कोई ख़रीदारी वगैरह करते हैं और खरीदारी करना मतलब बढ़ना, परचेजिंग पावर बढ़ना, और सप्लाई अगर एज इक्वल नहीं है उसके तो यहाँ मनी प्राइस राइज होती है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी इनकम ऑफ पीपल एंड परचेजिंग पावर इफेक्टिव डिमांड द कमोडिटीज एंड सर्विस increase but total supply does not increase according to it, so price rise is there। देखो प्राइस राइज का जो यहाँ कारण है कि जब इंक्रीज मनी बढ़ जाती है, रुपये घर में आने लगते हैं, मार्केट में आने लग जाते हैं, इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाती है लोगों की, और जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है परचेजिंग पावर बढ़ जाता है ना। जैसा पहले ही आपको सिद्धांत के अंदर बताया था आपको कि मनी अब जेब में आएगी तो उछल कूद करवाना शुरू कर दें कि हम ये खरीद लें, ये ले आए, इन्वेस्ट कर लें या फिर एफडी कर दें। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिस्थिति, लेकिन ज़्यादातर लोग वस्तु खरीदने में रहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड, इसकी वजह से इफेक्टिव डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाती है कमोडिटीज की। सर्विस इंक्रीज बट सप्लाई डज नॉट इंक्रीज, लेकिन सप्लाई उस अनुरूप नहीं जब बढ़ती है, सो द प्राइस राइज इज देयर, इसलिए प्राइस राइज है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द प्लान एंड अनप्लान एक्सपेंडिचर, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान और अनप्लान की वजह से एक्सपेंडिचर होता है। प्लानिंग करती है और उसके अंदर एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर होता है जैसे मान लो उसने रोड के ऊपर खर्च किया था, कई लोगों को इसको बेनिफिट होता है, इससे कई लोगों को रोजगारी मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो सीधा असर डिमांड बढ़ती है। गवर्नमेंट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी बाय जनरेटिंग न्यू मनी, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अपने घाटों को पूरा करने के लिए न्यू नोट, नई नोटें छाप जनरेट करती है, मनी बढ़ाती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के अंदर सरकार को खर्च हो जाता है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, बिना, कई बार जैसे कम्युनल रायोट्स हो गए, दंगे हो गए, नेचुरल फैक्टर्स हो गया, बाढ़ आ गई, कहीं और कोई कारण उससे हो गया, युद्ध की स्थिति बन गई, बम ब्लास्ट हो गए, या कोई ऐसे आंदोलन हो गए जिसके आंदोलन की वजह से सरकार को खर्च करना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए खर्च करना पड़ता है, तो कई बार अनप्लान एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। डिफेंस चाहे हो इंक्रीज, कई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, एक्सपेंडिचर ऑन सेलिब्रेशन, कई बार कोई सेलिब्रेशन पे पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। सडन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट विच इंक्रीज द परचेजिंग पावर, और फिर उनकी सब घाटी की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट नोटें छापती है, नोटें छापने से सप्लाई बढ़ जाती है, मनी की सप्लाई बढ़ती है। और तुम जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो आप खुद जानते हैं, मनी सप्लाई हुआ मतलब आपके पॉकेट में आया, आम जनता का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी वस्तु के, और अगर सप्लाई, वस्तु की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वहाँ प्राइस राइज होना से कोई टाल नहीं सकता। कई वेलफेयर स्कीम्स पब्लिक एंड नो इंक्रीज इन देयर इन टोटल प्रोडक्शन सप्लाई कमोडिटी सर्विस इन मार्केट ड्यू टू द अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। देखो कई बार क्या होता है कि आप मनी तो बढ़ जाता है, लेकिन अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बनने की वजह से सप्लाई, वस्तु की सप्लाई नहीं बन पाती है ना। मनी तो बढ़ जाता है लेकिन अनप्लान्ड वे से हुई वस्तु इंक्रीज एट ए टाइम, मतलब हम लोग उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी एंड अलाउंसेस सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज इन द हैंड्स ऑफ पीपल अलोंग इट, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टेड गेटिंग मोर वैल्यू, और जो रिसोर्स प्रोडक्शन के रिसोर्स हैं वो उनमें ज़्यादा वैल्यू, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो इंक्रीज लीडिंग cumulative increase in the supply of money, as a result the purchasing power increase, total demand increase but total supply does not increase, according the leads the price rise। तो इस तरीके से आपको बताई प्राइस राइज मनी के बढ़ने से, मनी के सर्कुलेशन बढ़ने से
किस तरह प्राइस राइज होती है। तो वापस से अगर शॉर्ट में एक बार और ध्यान से समझ लो कि जिस तरह से मनी की सप्लाई मार्केट में भी, मतलब कहने का मतलब लोगों के पास आना, मनी जब लोगों के पास आएगी, आम जनता के पास जब पैसा आएगा, तो लोगों की जब जेबें भरेगी तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट की अपनी स्कीम के माध्यम से हो, नोट के बढ़ोतरी से हो, चाहे अन्य कोई प्लानिंग से हो, चाहे बैंक प्रोवाइड करती हो लोन के रूप में, ऐसे कई, और या मनी का ट्रांजैक्शन मार्केट में बढ़ जाता है तो मनी लोगों की जेबों में आना शुरू होता है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो 100% देयर इज प्राइस राइज। अब सेकंड पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.9%, 1.9% पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगी, डिमांड। और जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप खुद जानते हैं, है ना, देखो मार्केट के अंदर सप्लाई के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा प्राइस राइज ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज rate at 1.9% in India. Total population of India was 121 crore in 2011. According to Index 2011, 2011 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़ थी। अब नाउ because speedy increase in population in country 2001 and imbalance condition of demand, एक इंक्रीजिंग, बहुत ही फास्ट इंक्रीजिंग जो हो रही है पॉपुलेशन की, वो डिमांड को इम्बैलेंस कर देती है। सप्लाई वॉज क्रिएटेड विच लेड द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई लीडिंग द प्राइस राइज, और फिर मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाती है ना, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। और आपको पहले ही सिद्धांत बता दिया, जब शॉर्टेज हो और मनी ज़्यादा हो तो क्या होगा, प्राइस राइज। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इज द रीजन ऑफ फॉर प्राइस राइज। हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, बराबर से ध्यान रखना, एक्सपोर्ट का फॉरेन, कई बार हम कुछ वस्तुएं अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स फॉरेन के अंदर हम बेच देते हैं, जिससे हमारे कंट्री के अंदर क्या होती है, वस्तु की कमी आती है, सप्लाई हमारे कंट्री में कम होती है, हमारे कंट्री में शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर डिमांड वही की वही रहेगी और वस्तु शॉर्टेज होगी तो भी प्राइस राइज होगी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट में हमारी वस्तु, इंडियन वस्तुओं की बहुत ही डिमांड है। गवर्नमेंट इज इंकरेज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है एक्सपोर्ट करने के लिए। एज ए रिजल्ट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज डिक्रीज इन द लोकल मार्केट, इंटरनल मार्केट में उन वस्तुओं की कमी आ जाती है। सो द स्केर्सिटी इज ऑब्जर्व, और वहाँ कमी जब महसूस होती है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई अगेंस्ट द डिमांड लीड्स टू द प्राइस राइज, वस्तुएं कम हो जाती हैं और सप्लाई बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट में हाई प्राइस राइज ऑफ द रॉ मटेरियल। हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो शॉर्टेज होती है किसी वस्तु की तो आप लोग खुद जानते हैं कि इंक्रीज होती है, प्राइस राइज कमोडिटीज इंक्रीज, एंड अदर साइड कंज्यूमर प्रोड्यूस गुड्स आर सेम वर्कर और कॉमन पीपल। देखो कुछ प्राइस राइज होने से देखिए सीधी सी बात, आपको बात ध्यान रहे कि रॉ मटेरियल, यहाँ रॉ मटेरियल का मामला इस तरह से है, रॉ मटेरियल के अंतर्गत देखिए, एक तो जो भी जस्ट लाइक इफ यू आर गोइंग टू बी स्वीट की दुकान है, अभी मान लो 50 रुपीज़ लीटर आपको मिल्क मिल रहा है, और अब कॉस्ट ऑफ
ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट है, मान लो स्वीट्स की जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। अब उसके अंदर आप मान लो 500 रुपीज़ के अंदर आप लोग शुगर भी ऐड कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आप जो बनाने के लिए मटेरियल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, अदर्स, अगर इनके भावों में, ये सब हमारे रॉ मटेरियल कहलाते हैं। अगर फिर इसके बाद में हलवाई का जो भी खर्च है वो भी बढ़ा दें, अपनी डिमांड करें। अगर शुगर प्रेजेंट में 35 है, अगर 3 रुपीज़ बढ़ जाए, ड्राई फ्रूट्स 700 है तो 800 हो जाए, तो देखो यहाँ 100 रुपये बढ़ गए, यहाँ पर लीटर पे 3 रुपीज़ बढ़ गया। प्लस मिल्क मेन जो इसका है 55 रुपीज़ हो गया, तो ये यहाँ 5 रुपये और बढ़ गए। तो देखो एक पहले जो 500 के अंदर जो मिठाई मिलती थी उसका सीधा असर दूसरी ओर पड़ जाएगा, उसकी रेटें बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल की रेट बढ़ने से, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री जिससे हम उस वस्तु को बनाते हैं। तो यहाँ दोनों तरीके से दिए गए हैं कि देखिए यहाँ कॉमोडिटी साइड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड आर सेम वर्कर, उनके वर्कर्स भी होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। द डिमांड फॉर इंक्रीज इन सैलरी, और जब देखो मार्केट के अंदर प्राइस राइज होती हैं तो जो भी वर्कर्स हैं वो भी इस अच्छी सैलरी की डिमांड करते हैं। व्हेन इट सेटिस्फाइड देयर प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग, और सब जब वर्कर्स के हाथों में पैसा आएगा, कहने का मतलब तो आम जनता के लोगों हर जगह यही कंडीशन रहेगी, तो सप्लाई वही रहेगी और डिमांड बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त कोई जो वस्तु है उनके ऊपर बढ़ने, भाव बढ़ने से भी, है ना, जैसे पहले मान लो ये इसकी जो कॉस्ट थी वो 450 में तैयार होती थी और 50 रुपये वो प्लस करता था, ऐसे करके बेनिफिट 500 रुपये में बेचता था। लेकिन अब नाउ फॉर सेम बेनिफिट, इक्वल बेनिफिट के लिए उसे अब ज़्यादा यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल की बात समझ में आ गई कि रॉ मटेरियल का मतलब दूध का खर्चा, दूध का भाव बढ़ा, है ना भाई। वैसा सबसे पहले दूध का भाव बढ़ा तो दूध के भाव के बढ़ने से मिठाई के भाव के ऊपर सीधा असर पड़ा। फिर है यूजेस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसीज, ब्लैक मनी जिसको हम बोलते हैं। तो देखो इन ऑर्डर टू सेव टैक्स मैनी इकोनॉमिकल डीलिंग्स आर नॉट मेंशन इन अकाउंट बुक। पहले तो सबसे पहले ब्लैक मनी किसको बोलते हैं बराबर ध्यान दें। इन ऑर्डर टू सेव टैक्स, इन ऑर्डर टू सेव टैक्स मैनी इकोनॉमिकल डीलिंग्स आर नॉट मेंशन इन अकाउंटिंग बुक। कई जो डीलिंग्स होती हैं वो अकाउंटिंग बुक के अंदर नहीं लिखी जाती है। मैनी पीपल हाइड देयर हाई इनकम, कई लोग अपनी ऊंची इनकम को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। एक्सेस इनकम, द सच इनकम इज नॉट मेंशन, ये जो मेंशन नहीं करते अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर, एंड टैक्स इज नॉट पेड, और टैक्स पेड नहीं करना पड़े उसके लिए। सच अनरजिस्टर्ड इनकम इज कॉल्ड ब्लैक मनी। तो सबसे पहले तो आप लोग ब्लैक मनी के बारे में समझे कि ब्लैक मनी होता क्या, ब्लैक मनी, ठीक है। कई लोगों की बहुत हाई इनकम होती है, अब वो टैक्स बचाने के लिए, है ना, ये लोग जो है वो टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर उस मनी को, जो एक्स्ट्रा मनी प्रोड्यूस होती है आते हैं उनको, वो मेंशन नहीं करते हैं। अब जब मनी, तो उस तरह से वो ब्लैक मनी कहलाती है, नॉट रजिस्टर्ड इन देयर अकाउंट टू सेव देयर टैक्स। किसके लिए? अपने टैक्स को बचाने के लिए। अब जब ब्लैक मनी मार्केट में आएगा तो क्या होगा, ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे, मनी को इधर उधर इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। अब ऐसी कंडीशंस के अंदर सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ जाएगी वस्तु को।
Because of the fear of being caught of paying income tax service rather than storing money, people try to use it as possible as purchase unwanted thing. अब जब मनी ब्लैक मनी होगा तो देखो अनवांटेड मनी इंक्रीज, अनवांटेड डिमांड हो जाएगी, अनवांटेड, क्योंकि ये लोग अब उनका डर भय सताएगा उनको कि कहीं उनके घर पे रेड ना पड़ जाए। इनकम कैसे बताएं? तो फिर ऐसी अनवांटेड वस्तु को जब खरीदते हैं, आप खुद को पता है जब अनवांटेड वस्तुओं को खरीदेंगे तो उनके पास तो ब्लैक मनी है, वो तो पे कर देंगे, लेकिन इसका सीधा असर गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। अनवांटेड थिंग्स एंड द ब्लैक मनी हैज बीन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज। इस तरह ब्लैक मनी सपोर्टिव होती है। फिर प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट अपने खर्च अनवांटेड है ना, प्लानिंग के ऊपर, विदाउट प्लानिंग कई बार खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट इंक्रीज सपोर्ट प्राइस। कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ प्राइस राइज कर देती है किन क्षेत्रों के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, अदर कॉमोडिटीज, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, बिकॉज विद सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज ड्यू टू द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू फिल द डेप्ट। कई बार गवर्नमेंट के अपना कर्जा बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ाने के लिए देखो ऐसी कुछ सामग्रियां जिनके अंडर में है, जैसे सीमेंट के ऊपर है, पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनके ऊपर भाव बढ़ा देती है। अब जब भाव बढ़ा देती है तो इसका मतलब ऑलरेडी सीधा वो तो प्राइस राइज है, तो वो अपने पूर्ति के लिए। फिर नेक्स्ट में है नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर के अंदर आप लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे बाढ़ आ गई कभी, ड्यू टू फ्लड है, ड्रॉट है, सूखा होता है, उसमें सब है ना, उसकी वजह से रॉ मटेरियल की कमी आ जाती है। तो देखिए यहाँ प्राइस प्रोडक्शन रिड्यूस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज। कई बार प्रोडक्शन नेचर की कैलेमिटीज की वजह से कम हो जाती है, लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट, अर्थक्वेक, एपिडेमिक। द ह्यूमन फैक्टर लाइक वॉर, कई बार ह्यूमन की वजह से भी जिसमें वॉर आ जाता है, रायोट्स आ जाता है, मूवमेंट्स, स्ट्राइक्स, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, लॉकआउट्स एक्सेट्रा, एडवर्स इफेक्ट ऑन सप्लाई, इन सभी की वजह से सप्लाई के ऊपर सीधा असर पड़ता है। डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, यहाँ सप्लाई कम हो जाती है और मनी जब इक्वल ही रहता है तो प्रेशर ऑन डिमांड, सीधा प्रेशर पड़ता है डिमांड पे। एंड कमोडिटीज रिजल्टिंग इन द प्राइस राइज लेवल, और उसकी वजह से प्राइस है। अंतिम लास्ट जो पॉइंट है हमारा, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। स्मगलिंग मेनी टाइम्स ड्यू टू हाई इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स as well as control on import or restriction on export with the intention of duty evasion, secretly without paying tax foreign goods are dumped in country. This is called smuggling. देखो सबसे पहले हम स्मगलिंग किसको बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम फॉरेन से कई वस्तु पे हमारा प्रतिबंध होता है, फिर हमें हाई टैक्स देना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर कई बार वो वस्तुएं फॉरेन से आती है, डंप मतलब चोरी छिपे, डंप डाउन इंपोर्ट करते हैं, है ना। कई तो क्या होता है, इंपोर्ट के ऊपर हम उसका रेस्ट्रिक्शन होता है। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स जाता होता है। ऐसे बचाने के चक्कर में इंटेंशन ड्यूटी इन्वेशन है, ड्यूटी जो टैक्स होता है वो ड्यूटी कर जो लगता है उसको बचाने के चक्कर में सीक्रेटली विदाउट पेइंग टैक्स, बिना टैक्स पे किए फॉरेन गुड्स आर डंप्ड, अरे भारत के अंदर आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, इन द कंट्री। दिस इज कॉल्ड स्मगलिंग, जिसको हम स्मगलिंग बोलते हैं। और स्मगलिंग से आई हुई वस्तु को महंगे भाव मिलते हैं। फिर इसके बाद में ड्यू टू स्पेकुलेशन इन रूमर the price are going to rise in future. All section of society, businessmen, producer, customers get involved in the hoarding and more supply to the pressure of commodity. इसके बाद में यहाँ एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी या होर्डिंग शब्द देते हैं।
है ना। होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब क्या होता है? तो बराबर से ध्यान रखना, कई बार ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं कि भावों में वृद्धि होने वाली है, कीमतों में वृद्धि होने वाली है। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रोड्यूसर हो चाहे बिजनेसमैन हो, है ना, ये सब अपना उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। दे ऑल वांटेड टू बेनिफिट, है ना। जैसे स्पेकुलेशन एक फैल गया मार्केट के अंदर कि तेल के भाव बढ़ने वाले हैं, तो उस परिस्थिति में हर व्यक्ति क्या करेगा? ऑयल को स्टॉक करने का प्रयास करेगा। सीजन्स आने वाले हैं, शादियों के सीजन आने वाले हैं, स्टॉक करके रखेगा। उस समय में निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे। अब जैसे आर्टिफिशियल स्केर्सिटी का मतलब वस्तु होते हुए भी मार्केट में उसका अभाव दिखता है, वस्तु के होने के बावजूद भी मार्केट में उसकी कमी नजर आती है। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी। इंक्रीजिंग प्राइस राइज, और उसकी वजह से प्राइस राइज होती है क्योंकि एवरी पर्सन वांट टू गेट बेनिफिट। ये एडवांटेज लेना चाहता है हर व्यक्ति। एवरी पर्सन वांट टू टेक जस्ट काइंड ऑफ द बेनिफिट। यहाँ कोई बिजनेस ट्रेडर्स होगा, प्रोड्यूसर होगा, इस अनवांटेड सिचुएशन का बेनिफिट लेना चाहेगा। तो ये देखिए कि आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं, प्रेशर करते हैं प्रॉफिट मार्जिन को अपना बढ़ाने के लिए, और दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट रिंग, जिसको हम प्रॉफिट रिंग कहते हैं। द आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, याद रखने का यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, द एन आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी अराइज सो बाय इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। द प्रोड्यूसर टेक अनड्यू एडवांटेज, प्रोड्यूसर अनड्यू एडवांटेज लेता है और पीपल, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटिंग। होर्डिंग शब्द, स्मगलिंग शब्द और प्रॉफिटिंग। होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमाखोरी शब्द जो हम बोलते हैं कि जमा कर देने का, है ना, और मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी प्रोड्यूस करना, रूमर फैलाना, है ना। कई बार हम लोग अपनी दुकानों में जाते हैं कि भाव बढ़ने वाले हैं, अभी तो 10 रुपये बढ़ गए हैं भाई साहब, अभी बहुत 50 रुपये बढ़ जाएंगे। हम भी ये सोचते हैं 50 रुपये के चक्कर के अंदर कि हम हमारे घर में 2 उन वस्तुओं को पहले ले लें। और जब इस तरह हर कस्टमर के साथ में इस तरह की अफवाहें फैला जाती है, तो कस्टमर भी अपने वहाँ से वस्तु होर्डिंग करने का प्रयत्न करता है, और इसका एडवांटेज बिजनेसमैन लेते हैं, भाव बढ़ा लेते हैं वो लोग, ठीक है, और आगे और भविष्य में भाव बढ़ने की बात कह करके उसे कम कर दें। तो इस तरह से हमने रीजंस ऑफ प्राइस राइज पढ़े। वापस से ध्यान रखना, पॉइंट याद कर देने के हैं। तो देखिए यहाँ पे रीजन है इंक्रीजिंग मॉनेटरी सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हाई प्राइस राइज ऑफ रॉ मटेरियल, यूजेस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसीज, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, नेचुरल फैक्टर्स, स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। फिर इसके बाद में आपका जो पॉइंट आएगा वो प्राइस शुड बी कंट्रोल। तो देखिए इसके ऊपर भी पॉइंट्स बना करके आप एक बार पॉइंट याद कर लें। फिर यहाँ स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज के अंदर है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखो पॉइंट को अभी मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे, लेकिन एक बार पॉइंट को ध्यान दें, पॉइंट्स को आप करके लिख करके तैयार कर दें। मॉनेटरी मेजर्स, ये स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। फिर फिस्कल मेजर, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेगुलेशन एंड रोटीनिंग, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस राइज। इसके बाद में अगर हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस को देखें तो रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, पेज नंबर 150 के ऊपर देखें, कंज्यूमर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड कॉम्पिटिशन। देन आफ्टर इसके अतिरिक्त यहाँ राइट्स, पेज नंबर 152, right to safety, right to get information, right to choose, right to heard or right represent, right to seek redressal, right to consumer education। इसके बाद में नेक्स्ट में मेजर्स के अंदर हम लोग 3 तरह की जो कोर्ट है, 3 तरह के पॉइंट्स यहाँ मेजर है। 3 टायर मेजर्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पेज नंबर 154, उसके अंदर 3, फर्स्ट वन है 3 टायर, सेकंड है कंज्यूमर सोसाइटी,
फोर्थ वन है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट पहले बताने का मतलब ये है, इसको एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, लेकिन जितने पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं ट्यूसडे को एक एक हर पॉइंट्स को 5-5 बार लिख करके मुझे आपको बताने है ना। आप मुझे बताएंगे अपने होमवर्क ग्रुप के अंदर, पर्सनल कोई नहीं डालेगा, पर्सनल नए होमवर्क का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर आप लोग 5-5 बार सभी पॉइंट्स को लिख करके बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो आपका है वो मैंने जो एक पूरे ब्लैक बोर्ड पर ये इस क्वेश्चन नंबर आज ये आपको तैयार करना है। स्टेबल प्राइस राइज इज प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन फॉर इकोनॉमी। सेकंड, इन्फ्लेटरी कंडीशन क्या होता है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज रीजन ऑफ प्राइस राइज। राइट एंड लर्न लिखना भी है और तैयार भी करना है। अब ये यूँ समझना, वी आर गोइंग टू रिवाइज, हम रिवीजन शुरू कर दिया, ये समझ के चलना है। अब हमें वही प्रिपेयर है ना, एट द टाइम टू टाइम हमें प्रिपेयर करना है। जय श्री स्वामी नारायण।